रिबॉर्न ऑफ माई डेविल हस्बैंड एपिसोड 5। अभियुक्त कॉलेज में था और क्लासेस ले रहा था। जब उसका क्लास खत्म होता है वह बाहर आता है और तभी उसका फोन बजता है। वो फोन को देखता है तो पता चलता है कि अंतरा ने उसे कॉल किया है। वो तुरंत कॉल उठा लेता है और उसे फोन के दूसरी ओर से उसकी बेटी की रोने की आवाज सुनाई देती है। पापा, यह अभी मुझे खरगोश नहीं दे रहा है। आप यहाँ जल्दी से आ जाओ, मुझे खरगोश चाहिए। ये सुनकर अभियुक्त फोन को घूरता है। उसे लगा था कि अंतरा ने उसे कॉल किया है और उसका मूड अंतरा को परेशान करने का था, पर यह तो उसकी प्यारी बेटी का कॉल था। वो मुस्कुराते हुए कहता है, बेटा, अगर आपका भाई आपको खरगोश नहीं दे रहा है तो उससे छीन लो, क्या जाता है, वो दूसरा पकड़ लेगा। ये सुनकर बेटी खुश हो जाती है और जल्दी से फोन को ऐसे ही फेंक कर भागते हुए अभी के पास जाती है। जबरदस्ती उससे खरगोश छीन लेती है और अभी घास पर लेटकर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। उन दोनों को रोते हुए देखकर अंतरा, जो एक फावड़ा लेकर आस पास देख रही थी, अपने बच्चों की रोने की आवाज सुनकर भागती हुई उनके पास आती है। वो देखती है कि उसका बेटा बहुत रो रहा है और घास पर लेटा हुआ है। वो घबरा जाती है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। उसे उठाते हुए कहती है, क्या हुआ, उठो, क्या हुआ। अभी अपने नाक को साफ करते हुए कहता है, इसने मेरा खरगोश ले लिया। ये सुनकर अंतरा सिद्धि को देखती है और समझाती है, आप दूसरा पकड़ लो ना, आपकी दीदी को वह दे दो। वैसे भी ये बैड मैनर्स होता है, इसलिए चीजों को शेयर करना चाहिए। ये सुनकर वह अपने आंसुओं को पोंछता है और कहता है, ठीक है, मैं शेयर करूंगा। ये बोलकर वह भागते हुए दूसरा खरगोश पकड़ने लगता है। वहां बहुत सारे काले, सफेद और भूरे खरगोश थे जो घूम रहे थे। उन दोनों का मामला सुलझाने के बाद अंतरा आस पास देखती है। तभी उसे अपने सिर में हल्का दर्द महसूस होता है और वह नीचे की ओर देखती है तो उसे कुछ चमकता हुआ दिखता है। वह अपनी आंखों को पूरी तरह से बंद करती है और उसे फिर से नीचे कुछ चमकता हुआ नजर आता है। ये कुछ फूल रखने वाले गमले जैसा दिख रहा था। वो अपनी आंखें खोलती है और हैरान रह जाती है। फिर वो जल्दी से फावड़े से जमीन में गड्ढा बनाने लगती है और कुछ ही देर में एक बड़ा सा गड्ढा बना लेती है। अचानक उसे नीचे कुछ बहुत मजबूत महसूस होता है। वो और भी ज्यादा खुदाई करती है और उसे एक चमकता हुआ चीज दिखती है। वो जल्दी से उसे बाहर निकालती है और ध्यान से देखती है। यह वही चीज थी जो उसने कुछ देर पहले इमेजिन किया था। वह हैरान रह जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्या उसके पास चीजों को देखने की शक्ति आ चुकी है? लेकिन उसे अब बहुत कमजोरी महसूस होने लगती है, इतना ज्यादा कि उसका सिर घूम जाता है और वह बेहोश हो जाती है। मम्मी को गड्ढे के पास बेहोश होते देखकर दोनों बच्चे भागते हुए आते हैं। सिद्धि अंतरा के सिर को अपनी गोद में रखकर उसके गालों पर थप्पड़ मारने लगती है। तभी एक आदमी न जाने कहां से हाथ में पानी लेकर वहां आता है। वो अंतरा के चेहरे पर पानी के छींटे मारता है और उसके बेटे के हाथ में पानी की बोतल पकड़ा कर वहां से चला जाता है। अभी जल्दी से अंतरा को पानी पिलाता है। अंतरा कमजोरी से अपनी आंखें खोलती है और गहरी गहरी सांस लेते हुए कहती है, अपने पापा को कॉल करो। ये बोलकर वो फिर से बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद अस्पताल में अंतरा को होश आता है। उसके हाथ में सलाइन लगी हुई है और अभियुक्त उसके सामने खड़ा है, अपने हाथों को फोल्ड करके। दोनों बच्चे उसके पैरों से लिपटे हुए थे। अंतरा को होश में देखकर दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं और जल्दी से अंतरा के पास जाकर उसे गले लगा लेते हैं। अंतरा दोनों को चूमती है और हैरानी से अभियुक्त को देखते हुए कहती है, मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। ये सुनकर अभियुक्त ठंडी आवाज में कहता है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने। वो चुप हो जाता है और फिर उसके करीब आकर उसके खूबसूरत बालों को सहलाते हुए कहता है, चलो तुम अभी आराम करो। बच्चों को मैंने डिनर करवा दिया है और तुम्हारा सामान सब कमरे में रखवा दिया है। कल से इतना ज्यादा फोर्स मत डालना। उसकी बातें अंतरा को समझ नहीं आती, पर उसे थोड़ा थोड़ा अपनी शक्तियों से रिलेटेड लगती है। उसे लग रहा था कि उसने सच में बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया था। उसे अपनी ताकत को बैलेंस करना सीखना चाहिए था, पर अभी वो बहुत कमजोर महसूस कर रही थी और उसे एनर्जी की सख्त जरूरत थी। इसके लिए उसे अच्छा खाना चाहिए जिससे उसे ताकत मिले। ये सोचकर वो अपने बच्चों को देखती है और फिर उनके गालों को एक एक करके चूम लेती है और कहती है, आप दोनों ठीक तो हो ना? अभी शैतानी तो नहीं की ना? दोनों मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं मम्मी, हमने कोई शैतानी नहीं की, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। तभी अग्नि वहां एक ट्राली लेकर आता है जिसमें बहुत सारा खाना रखा हुआ है। अभियुक्त ट्राली को खुद पकड़कर अंतरा के पास लाकर बेड पर प्लेट सजाता है और कहता है, चलो खा लो।
अंतरा खाने को देखती है और फिर अपने बच्चों को। इसके बाद वह अभियुक्त से कहती है, अभी आप बाहर जाइए, मुझे इन्हें फीडिंग करवाना है और इसे भी बाहर लेकर जाइए। ये सुनकर अभियुक्त उसे देखता है और बाहर चला जाता है। फिर खुद उसके बगल में बैठकर कहता है, ठीक है, मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम फीड करवाओ। बात तो ऐसे कर रही हो जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं। अंतरा गुस्से से कहती है, तुम यहाँ से जाते क्यों नहीं? बच्चों को भूख लगी है, मुझे बच्चों को फीड करवाना है। ये हॉस्पिटल है, तुम्हारा बेडरूम नहीं। ये कहकर वो बच्चों को अपनी गोद में सुला लेती है और फिर उन्हें फीड करवाने लगती है। इससे उसे और भी कमजोरी महसूस होने लगती है और बच्चे फीड करते हुए सो जाते हैं। फिर वो एक एक करके दोनों बच्चों को बेड पर सुला देती है और खाने की प्लेट लेकर खाना खाने लगती है। उसे वाकई में काफी भूख लगी थी और उसे एनर्जी की जरूरत थी। खाना खाने के बाद वो प्लेट को साइड में रखकर अभियुक्त को देखती है, जो ध्यान से उसके हिलते हुए होठों को देख रहा था। उसे समझ नहीं आता कि वह उसे ऐसे क्यों देख रहा है। वो कहती है, ऐसे क्यों देख रहे हो? कहते हुए अंतरा अचानक से अभियुक्त के गाल पर हल्का थप्पड़ मार देती है और कहती है, ऐसे क्यों देख रहे हो, जाओ यहां से। ये सुनकर अभियुक्त उसके जबड़े को पकड़ता है और अपने होठों को उसके होठों पर रख देता है। वो उसे किस करने लगता है और किस करते हुए उसे धीरे से लेटाकर खुद उसके ऊपर आ जाता है। वो उसके छोटे छोटे हाथों को पकड़ लेता है। इधर अंतरा हैरान थी कि वह ये सब कर रहा है। उसने सोचा भी नहीं था कि वह ऐसा करना शुरू कर देगा। अभियुक्त उसे किस करते हुए अपनी बेल्ट उतारकर साइड में फेंक देता है और फिर उसके थाई पर हाथ सहलाने लगता है। कुछ देर बाद वह अंतरा के होठों से अपने होंठ हटाकर उसकी गर्दन को चूमने लगता है। गुस्से से अंतरा उसे धक्का देती है और उठकर बैठ जाती है। वह कहती है, ये तुम्हारा बेडरूम नहीं, ये हॉस्पिटल है, यहां से जाओ, पागल कहीं के। ये सुनकर अभियुक्त गुस्से में कहता है, क्या हुआ, मुझे रोक क्यों रही हो? वैसे भी 2 दिन हो गए तुम्हारे करीब नहीं आया हूं। मुझे तुम्हारे करीब आना है। तुम अब मुझे रोकने की कोशिश करना बंद करो। मैं नहीं रुकने वाला हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कहते हुए अभियुक्त फिर से उसे पकड़ लेता है और उसे चूमने लगता है। इधर अंतरा अब कमजोर पड़ रही थी। एक तो वह पहले से ही काफी कमजोर थी अपनी ताकत का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, और अब अभी फिर से शुरू हो गया था। रात का वक्त, हॉस्पिटल। अंतरा गुस्से से उसे अपने ऊपर से हटा देती है और फिर उठकर बाहर चली जाती है। बाहर उसके दोनों ही बच्चे खड़े थे और उनकी आंखों में आंसू थे। वो उन्हें गले लगा लेती है और गुस्से से कहती है, यह आदमी नहीं सुधरने वाला है। तभी अभियुक्त भी अपनी शर्ट के बटन लगाते हुए बाहर आता है और फिर उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए था, ऐसे बीच में ही छोड़कर आ गई। वो गुस्से से कहती है, शर्म नहीं आती ऐसा कहते हुए, और बच्चों को लेकर बाहर जाने लगती है। अभियुक्त उसे ऐसे ही उठा लेता है। बच्चे भी अंतरा के साथ ही थे और गिर जाने के डर से अभियुक्त को पकड़ लेते हैं। अभियुक्त उन्हें हॉस्पिटल के बेड पर लाकर लेटा देता है और कहता है, अभी आराम करोगे, कहीं नहीं जाओगे, अभी आराम की बहुत ज्यादा जरूरत है। अंतरा को भी उसकी बात माननी पड़ती है। उसके बाद वह बच्चों को लेकर सो जाती है और सुबह तक उसे छुट्टी मिल जाती है। अगले दिन अंतरा अपने बच्चों के साथ घर लौट आती है। घर पहुंचते ही सेजल उसे देखकर मुंह बनाकर कहती है, दीदी को तो बहाना चाहिए काम ना करने का, इसलिए तो दीदी जानबूझकर जंगल चली गई और खुद को चोट पहुंचा लिया। ये सुनकर अंतरा कुछ देर तक उसे देखती है और मुस्कुराकर कहती है, तुम जैसे मिडिल क्लास लोग नहीं समझोगे। वैसे भी तुम्हारे घर में शायद तुम खुद ही लोग काम करते हो। घर में नौकर नहीं है, सर्वेंट कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं काम करने के लिए। मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ भी करने की जरूरत है। तुम भी मत करो, तुम्हें भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा है ना मम्मी? ये सुनकर देविका जी, जो अभी को गोद में ले रही थी, कहती है, हाँ, ये बात सही कहा तुमने, जरूरत नहीं है। ये बोलकर वह अभी और सिद्धि को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। देविका जी की बात सुनकर अंतरा मुस्कुराती है और फिर एटीट्यूड के साथ कमरे में चली जाती है। कमरे में जाते ही उसकी नज़र उस सुनहरे फूलों वाले गमले पर पड़ती है। वह ज्यादा बड़ा तो नहीं, पर काफी खूबसूरत था। पर इसमें काफी गंदगी और सीलन आ गई थी, शायद इतने सालों तक जमीन में दफन रहने की वजह से। वो जल्दी से वहां पर जाती है, ग्लव्स पहनती है और उसे अच्छे से देखती है। वो सोचती है कि इससे कम से कम 5-6 लाख तो मिल जाएंगे। ये सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, पर कुछ सोचकर वो फिर से उसे बाहर निकालकर उसकी एक तस्वीर एंटीक चीजों वाले वेबसाइट पर अपलोड करती है और सर्च करने लगती है।
उसे पता चलता है कि यह 150 साल पुराना फूलों का गमला है, जिसमें राजकुमारियां कमल के फूल रखा करती थी, और आज इसकी कीमत कम से कम 10 से 12 लाख है। अंतरा ने जैसा सोचा था, यह उससे भी ज्यादा कीमती निकला, पर उसे और भी पैसे चाहिए थे। इतने में कुछ नहीं होगा, उसे अपना बिजनेस खड़ा करना था, जिसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। इसके बाद वो उन चीजों को रख देती है और फिर वॉशरूम चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आती है और देखती है कि उसके दोनों बच्चे कमरे में आ चुके थे और एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। उनका बस यही काम था, एक दूसरे से लड़ाई करना। आज इनका बर्थडे है और रात को बहुत ही बड़े तरीके से बर्थडे पार्टी होने वाली है। उसे याद था कि पिछले जन्मदिन पर इतने लोगों के बीच उसके ऊपर कितना बड़ा इल्जाम लगाया गया था। ये सोचकर वो गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है और मन में सोचती है, इस बार मैं तुमसे बदला लूंगी, रागिनी। इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। ये सब सोचते हुए वो बच्चों के पास आ जाती है और कहती है, यह क्या कर रहे हो? और आप दोनों अभी भी बहुत गंदे हो। अभी नहलाना है आप दोनों को। ये कहकर वो उन दोनों को वॉशरूम लेकर चली जाती है और एक एक करके दोनों को नहला देती है। नहलाने के बाद वो उन दोनों को लेकर बाहर आ जाती है और देखती है कि अभियुक्त शर्टलेस होकर विंडो के बाहर देख रहा था। उसने बस अपना ब्लैक लोअर पहन रखा था और उसका बेल्ट हाथ में था, जबकि दूसरे हाथ में सिगार था। वो सिगार का कश भरते हुए विंडो के बाहर देख रहा था। तभी अभी भागते हुए उसके पास जाकर उसके पैरों से लिपट जाता है और ऐसे उसके ऊपर चढ़ने लगता है जैसे पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा हो। यह महसूस करते हुए अभियुक्त बिना पीछे मुड़े अपना हाथ नीचे करके उसे गोद में उठा लेता है और बालकनी के दरवाजे को खोल देता है। ये देखकर अंतरा कहती है, खोलो मत, ये दोनों बाहर चले जाएंगे और परेशान करेंगे। ये सुनकर अभियुक्त कहता है, नहीं करेंगे। वो अपने बेटे को लेकर बालकनी के पास चला जाता है, वहां पर रखे कोच पर बैठ जाता है और कहता है, नाश्ता नहीं करना है? ये सुनकर अभी बाहर के नज़ारे को देखते हुए कहता है, हाँ करना है, और आज हमारा बर्थडे है। हमारा गिफ्ट कहाँ है? आपने हमें गिफ्ट नहीं दिया। ये सुनकर अभियुक्त उसके गाल को चूम लेता है और कहता है ना गिफ्ट। ये सुनकर वो खुशी के साथ पूछता है, कहाँ है? उन दोनों की बातें सुनकर सिद्धि, जो अंतरा के साथ थी, भागते हुए वहां पर आ जाती है और कहती है, पापा पापा, मेरा गिफ्ट कहाँ है? मुझे भी गिफ्ट चाहिए। मेरा भी तो बर्थडे है और मैं इससे पहले आई थी दुनिया में। मैं उससे बड़ी हूँ, पूरे 2 मिनट। ये सुनकर अभियुक्त मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, आपके लिए भी है, दोनों के लिए ही गिफ्ट है। ये बोलकर वो उन दोनों को बेड की तरफ देखने को कहता है। वो दोनों ही बेड की तरफ देखते हैं, जहां काफी सारे गिफ्ट्स रखे थे, जो सबने उनके लिए रखे थे। अब अंतरा ध्यान से कमरे को देखती है। कमरे को अच्छे से सजाया गया था, बैलून और गुब्बारों से। ये बटरफ्लाई और एनिमल्स वाले गुब्बारे थे। टेबल पर एक केक भी रखा हुआ था, बहुत ही बड़ा और खूबसूरत, देखने में बेहद टेस्टी लग रहा था। अब तक अंतरा ने इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया था, नहीं बच्चों ने। उसे समझ नहीं आया कि अभियुक्त ने ये सब कब करवाया, जबकि वह तो हॉस्पिटल में था। इधर अभियुक्त मुस्कुराकर कहता है, चलो पहले केक काटते हैं। ये सुनकर अभी कहता है, पर रात में हमारा बर्थडे होगा और बहुत लोग आएंगे। ये सुनकर अभियुक्त उसके नाक को पिंच करते हुए कहता है, बहुत लोग आएंगे। फिर अभियुक्त उन दोनों को लेकर टेबल के पास आ जाता है और फिर अंतरा और अभियुक्त मिलकर उन दोनों के लिए बर्थडे सॉन्ग गाते हैं, हैप्पी बर्थडे डियर बेबीज कछुआ। वो दोनों ही खुश हो जाते हैं और एक साथ कैंडल को बुझाते हैं। उस पर 3 नंबर वाला कैंडल जल रहा था, क्योंकि वो दोनों 3 साल के हो चुके थे। पर अंतरा के दिल में एक डर सा था कि कुछ दिन बाद पिछले जिंदगी में उसके बच्चों की मौत हो चुकी थी, वह भी उसके भाई और भाभी ने मारा था। ये सोचकर ही उसे काफी गुस्सा आ रहा था, पर इस बार उसे मौका मिला तो वो उन दोनों को ही मार डालेगी। अब वो किसी पर रहम नहीं करेगी, अब उसे पत्थर दिल बनना है। बस वो अपने बच्चों से ही प्यार करेगी और किसी से भी नहीं। ये सोचकर वो बच्चों का हाथ पकड़ लेती है और फिर केक काटा जाता है। केक काटने के बाद अंतरा पहले सिद्धि को केक खिलाती है और उसके बाद अभी को। अभियुक्त भी ऐसा ही करता है, उन दोनों को केक खिलाता है और वे दोनों भी अंतरा और अभियुक्त को केक खिलाते हैं। केक खाने के बाद अभी मुस्कुराते हुए कहता है, मम्मी पापा, अब हम गिफ्ट्स खोल सकते हैं? ये सुनकर अंतरा हाँ कहती है और फिर दोनों जल्दी से जाकर सारे गिफ्ट्स को खोलने लगते हैं। दोनों को ही काफी सारे गिफ्ट्स मिले थे। गिफ्ट्स खोलने के बाद दोनों ही अपने अपने खिलौनों से खेलने लगते हैं और एक दूसरे को डराने लगते हैं।
अभी को एक बड़ा सा डायनासोर मिला था जो उसे बहुत पसंद आया था। वो डायनासोर को लेकर सिद्धि को डराने लगता है। सिद्धि डरकर भागते हुए अभियुक्त के पास आ जाती है और अभियुक्त उसे अपनी गोद में उठाकर कहता है, बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए, अपनी दीदी को मत डराओ। ये सुनकर वह मुंह से डायनासोर की आवाज निकालने की कोशिश करते हुए कहता है, डायनासोर। ये सुनकर सिद्धि डर से रोने लगती है, जिसे देखकर अंतरा उसे अपनी गोद में ले लेती है और उसे चुप कराते हुए कहती है, बेटा, वो बस खिलौना है, वो सचमुच का डायनासोर नहीं है। ये सुनकर सिद्धि थोड़ा चुप हो जाती है और उसे देखने लगती है। अंतरा के दिमाग में तो वही चीज चल रही थी कि आज रात क्या होने वाला है। रात का वक्त आर्यवंशी पैलेस को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था और सारे गेस्ट आने शुरू हो गए थे। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियन भी पहुंचे थे, क्योंकि आर्यवंशी फैमिली कोई साधारण परिवार नहीं है। यह एशिया की नंबर 1 रिचेस्ट फैमिली में से एक है। इधर अंतरा बच्चों को तैयार कर रही थी। दोनों ही बच्चे बहुत प्यारे लग रहे थे। सिद्धि ने सफेद फ्रॉक पहना हुआ था जिसमें रफल्स थे और वह पूरी तरह से परी जैसी लग रही थी। वहीं अभी ने काले टक्सीडो में अव्यांश जैसा लुक लिया हुआ था और वह बहुत हैंडसम लग रहा था। अंतरा ने गोल्डन रॉयल साड़ी पहनी हुई थी और बालों में मोगरे और गुलाब के गजरे लगाए थे। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके बाद चारों लोग सीढ़ियां उतरने लगे और स्पॉटलाइट उन पर गिरती है। सभी उन्हें ही देख रहे थे, परंतु अंतरा की आंखें रागिनी को ही ढूंढ रही थी, जो आ चुकी थी और अव्यांश के साथ अंतरा को देख रही थी। रागिनी के मन में गुस्सा उमड़ रहा था। उसने मन में सोचा, मैं इस लड़की को ऐसे कैसे अव्यांश के साथ जाने दे सकती हूँ। वो सिर्फ मेरा है और मैं उसे अपना बनाकर ही रहूंगी। इस लड़की को तो मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। ये सोचते हुए वो गुस्से से अंतरा के पास आई। रागिनी ने मुस्कुराते हुए अंतरा को गले लगाया और कहा, अंतरा, तुम मुझे भूल गई। मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ, मुझे कैसे भूल सकती हो। ये सुनकर अंतरा ने थोड़ी दूरी बनाते हुए कहा, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। अभी मुझे बच्चों के पास जाना है। ये कहकर वो बच्चों के पास चली गई। रागिनी को ये देखकर और गुस्सा आ गया कि अंतरा उसे इग्नोर कर रही थी और यह उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उधर अव्यांश अंतरा के पास आकर उसकी कमर पकड़ते हुए उसे अपने करीब खींच लेता है और उसके गाल को चूम कर कहता है, चलो केक काटा जाए। बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। ये सुनकर अंतरा कहती है, हाँ ठीक है, बच्चों के पास चलो। बच्चों के पास पहुंचकर अव्यांश उन्हें गोद में उठा लेता है। वहां 2 केक रखे थे, एक डायनासोर वाला और दूसरा परियों वाला। पूरे हॉल को खूबसूरत तितलियों और पांडा की सजावट से सजाया गया था, क्योंकि बच्चों को पांडा और तितलियां बहुत पसंद है। ये बहुत ही यूनिक बर्थडे पार्टी थी। अंतरा अपने बच्चों की खुशी देखकर बहुत खुश थी, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उधर रागिनी गुस्से में एक वेटर के पास आई और उसके हाथ से जूस का गिलास लेकर उसमें पाउडर मिलाया। वेटर को इशारा करते हुए उसने अंतरा की ओर इशारा किया और कहा, उसे वो जूस देना है। वेटर ने वो जूस का गिलास अंतरा को दिया। अंतरा मुस्कुराते हुए गिलास ले लेती है, लेकिन जानबूझकर उसे नीचे गिरा देती है और कहती है, सॉरी, इसे साफ कर दो। दरअसल अंतरा ने जानबूझकर गिलास गिराया था, क्योंकि उसने देख लिया था कि रागिनी ने उसमें कुछ मिलाया था। उसे अच्छी तरह याद था कि पिछली बार भी उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई थी। ये सोचकर उसे गुस्सा आने लगा कि कैसे उसके साथ जबरदस्ती की कोशिश की गई थी। रागिनी का बॉयफ्रेंड था जिसने उसके साथ जबरदस्ती की थी। इस बात को याद करते हुए वह बच्चों का हाथ पकड़ के केक काटने के लिए आगे बढ़ती है। सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। अंतरा और अव्यांश बच्चों को केक खिलाते हैं। देविका जी और अभिनव जी भी उन्हें केक खिलाते हैं। सेजल भी आकर केक खिलाती है। पूरा परिवार इस खास मौके पर वहां मौजूद था। इसके बाद सब में केक बांटा जाता है। उधर रागिनी गुस्से में टूटे हुए गिलास को देख रही थी और मन ही मन बड़बड़ा रही थी, इसकी इतनी हिम्मत कि उसने जूस गिरा दिया, इसे मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। ये सोचते हुए वो गुस्से में कहीं जाने लगी। तभी उसका बॉयफ्रेंड पीछे से उसे बाहों में भर लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, अरे तुम कहाँ जा रही हो। ये सुनकर रागिनी मुस्कुराते हुए कहती है, अरे मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यहाँ ही हूँ तुम्हारे साथ, बेबी फिक्र मत करो। ये सुनकर वो उसके गाल को चूमता है और कहता है, पर तुम उधर कहीं जा रही थी। रागिनी कहती है, नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ।
ये सुनकर उसका बॉयफ्रेंड उसके गाल को चूमता है और उसके पेट पर हाथ रखते हुए धीरे धीरे ऊपर ले जाता है और गहरी आवाज में कहता है, आई वॉन्ट यू बेबी। ये सुनकर रागिनी इरिटेट होकर कहती है, अभी नहीं, यहाँ पार्टी में हूँ, मुझे ये सब पसंद नहीं है अभी। वो उसके हाथ को कसकर पकड़ लेता है और कहता है, मुझे अभी चाहिए, चलो ना गाड़ी में चलते हैं। रागिनी कुछ सोचते हुए कहती है, ठीक है, पर अभी नहीं, थोड़ी पार्टी एंजॉय कर लेते हैं। वो गुस्से से कहता है, पर मुझे अभी चाहिए, इसलिए अभी चलो। दूर से ये सब देख रही थी अंतरा, जो हाथ में जूस का गिलास लिए अपनी बेटी को गोद में लेकर खड़ी थी। उसकी बेटी धीरे धीरे जूस पी रही थी। तभी अचानक दो बच्चे दौड़ते हुए आ जाते हैं और अंतरा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उधर दोनों बच्चे रागिनी के पास जाकर उसे गले लगा लेते हैं और रोते हुए कहते हैं, मम्मी मम्मी, आप हमें छोड़कर कहाँ चली गई थी? हमने आपको कितना ढूंढा, पर आप हमें छोड़कर चली गई थी। ये सुनकर रागिनी हैरानी से बच्चों को देखती है और कहती है, क्या मतलब, तुम दोनों कैसी बात कर रहे हो? मैं तुम्हें जानती भी नहीं। ये सुनकर वो दोनों बच्चे और भी रोते हुए कहते हैं, मम्मी पापा आपका इंतजार कर रहे हैं और आप ऐसा बात बोल रही हो। तभी वहां पर सारे लोग इकट्ठा होने लगते हैं और उन्हें देखने लगते हैं। इसी बीच अंतरा अपनी बेटी को लेकर वहां पर आ जाती है और मुंह पर हाथ रखकर कहती है, रागिनी यह क्या बोल रही हो तुम? ये तुम्हारे बच्चे हैं ना? तुम भूल गई, तुम प्रेग्नेंट होकर मेरे पास मदद के लिए आई थी और उसके बाद मेरे सामने ही तुमने इन बच्चों को जन्म दिया था। मानती हूँ तुम्हारा पति थोड़ा मिडिल क्लास है, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपने अच्छे खासे पति को धोखा देकर इसके साथ एंजॉय करो। सच में मुझे अब शर्म आ रही है तुम्हें दोस्त कहते हुए। उसकी बातें सुनकर रागिनी हैरान रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि यह हो क्या रहा है। ये लड़की उस पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही है। अंतरा की बात सुनकर रागिनी का बॉयफ्रेंड, जो कि काफी अमीर था, गुस्से से रागिनी के गाल पर एक थप्पड़ मारता है और गुस्से से कहता है, आई कांट बिलीव इट, तुम इतनी घटिया लड़की हो, आज से तुम्हारा और मेरा सब कुछ खत्म। रागिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ है, तुम क्यों झूठ बोल रही हो अंतरा, सच बताओ इसे। ये सुनकर अंतरा कहती है, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, तुम्हारे पति को कॉल करूं, तुम्हारा पति आ जाएगा। इधर अव्यांश चुपचाप ये सब देख रहा था। अपने बेटे को लेकर वो टेबल के पास खड़ा था और अपना हाथ टेबल पर रखकर बिल्कुल रिलैक्स होकर ये सब तमाशा देख रहा था। अगर कोई ध्यान से देखता तो उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई देती, पर वह ऐसे मुस्कुरा रहा था कि किसी को पता भी न चले। अंतरा स्टाइल के साथ अपने बालों को ठीक करते हुए कहती है, देखो तुम कितनी ज्यादा झूठी हो गई हो रागिनी, तुम अपने ही बच्चों के साथ ऐसा कर सकती हो। सच में तुम जैसी माँ से मुझे नफरत है। तुम जैसी माँ कहलाने के लायक नहीं है, जो अपने पति और बच्चों को छोड़कर किसी अमीर आदमी के साथ एंजॉय करती हो। ये बोलते हुए अंतरा अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेती है और अव्यांश के पास चली जाती है। उधर रागिनी गुस्से से अंतरा को देखकर अपने बॉयफ्रेंड के पीछे पीछे जाते हुए कहती है, मेरी बात तो सुनो, यकीन करो, ऐसा कुछ नहीं है। आस पास के लोग ये सब तमाशा देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। काफी तमाशा होने के बाद धीरे धीरे सारे गेस्ट एक एक करके जाने लगे और अब पार्टी खत्म हो चुकी थी। दोनों ही बच्चे सो चुके थे। अंतरा दोनों बच्चों को बिस्तर पर सुलाकर वॉशरूम में नहाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद वह नहाकर बाहर आती है, तभी कोई उसे अपने बाहों में उठाकर सोफे पर फेंक देता है और उसके ऊपर आ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इतनी जल्दी यह हुआ क्या। वो सामने देखती है तो अभियुक्त उसके ऊपर था। अभियुक्त उसके खूबसूरत चेहरे को देखते हुए अपनी गहरी आवाज में कहता है, यू आर माई ऑब्सेशन बेबी एप्पल लाल सेब। उसकी बातें सुनकर अंतरा गुस्से से कहती है, पता है मुझे, इसमें नया कुछ भी नहीं है। क्योंकि अंतरा को पता है कि उसकी पिछली जिंदगी में और इस जिंदगी में सब कुछ बदल सकता है, बस एक चीज नहीं बदल सकती है, वो है अभियुक्त का उसके लिए जुनून। चाहे वो कुछ भी कर ले, यह नहीं बदलने वाला है। उसे गुस्सा भी काफी आता है, पर उसे पता है कि उसका पति उसके लिए हद से भी ज्यादा जुनूनी है और यह बात वह मानता भी है, जैसे आज उसने कहा। ये सोचते हुए अंतरा गुस्से से उसे दूर धक्का देती है और कहती है, अभी छोड़ो मुझे, बच्चे सो रहे हैं। ये सुनकर अभियुक्त उसके होठों पर हाथ रखकर कहता है, नहीं, अभी तो नहीं छोड़ने वाला हूं। ये बोलकर वो अंतरा के बदन से चादर को खींचकर नीचे फेंक देता है और फिर उसके पूरे बदन को अपनी जलती हुई आंखों से देखने लगता है।
इसके बाद वो बिना रुके अंतरा को पागलों की तरह चूमने लगता है। अंतरा कसकर अपनी आंखों को बंद कर लेती है। इधर अभियुक्त उसके होठों को चूमते हुए उसकी कलाई को पकड़ लेता है और फिर उसके होठों से हटकर उसकी गर्दन को चूमने लगता है। फिर धीरे धीरे नीचे आते हुए उसके पूरे बदन को और फिर उसके पैरों को अलग कर देता है। अंतरा पूरी कोशिश करती है उसे दूर हटाने की, क्योंकि उसे पता है कि अगर यह ऐसा करता है तो उसके पास कल के लिए एनर्जी ही नहीं बचेगी और वो अपनी ताकत भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। उसका काम भी छूट जाएगा, क्योंकि यह आदमी उसकी सारी एनर्जी खा जाता है। अगले ही पल अभियुक्त एक पोजीशन बनाकर उसके अंदर समा जाता है और अंतरा गुस्से से अभियुक्त को देखने लगती है। अभियुक्त अभी मुस्कुरा रहा था। वो उसके दोनों हाथों को कसकर पकड़ के अपनी पीठ पर रख देता है और उसके चेहरे को देखते हुए मुस्कुराकर कहता है, लेट्स एंजॉय। ये बोलकर वो मूवमेंट करना शुरू कर देता है और अंतरा की हल्की आहें और सिसकियां पूरे कमरे में गूंजने लगती है। वो पूरी कोशिश कर रही थी खुद को रोकने की, पर वो रोक ही नहीं पा रही थी। अभियुक्त भी उसे छोड़ नहीं रहा था। काफी देर बाद अभियुक्त अपना सारा फ्रस्ट्रेशन निकालने के बाद उसके ऊपर से हट जाता है और उठकर सोफे पर बैठ जाता है। गहरी गहरी सांसें लेकर वो सोफे से टिककर आंखें बंद कर लेता है। अंतरा चुपचाप लेटी हुई थी। वो काफी ज्यादा थक चुकी थी और अब उसे एक नींद की जरूरत थी। वो उठकर जाने लगती है तो अभियुक्त उसे पकड़ के अपनी गोद में बिठा लेता है और उसके पतले से कमर को अपने एक हाथ से पकड़ कर कहता है, फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ है, सेकंड राउंड तो अभी बाकी है। इतनी जल्दी तुम कैसे जा सकती हो छोड़कर? ये तो गलत है ना? ये सुनकर अंतरा गुस्से से कहती है, अब तुम मुझे सिखाओगे क्या गलत है और क्या सही है? मुझे छोड़ो, पहले जाने दो मुझे अभी बच्चों के पास जाना है। ये सुनकर अभियुक्त उसके जबड़े को पकड़ लेता है और कहता है, हर वक्त तो बच्चों के पास ही जाती हो, थोड़ा मेरे पास भी आ जाओ ना। क्या ही प्रॉब्लम हो जाएगी? वैसे भी तुम्हें घूम फिर कर मेरे पास ही आना है। तुम चाहे कुछ भी कर लो, सो जन्म क्यों ना ले लो, मैं नहीं बदलने वाला तुम्हारे लिए। ना तो तुम मुझसे लड़ पाओगी, बिकॉज आई एम किंग। ये सुनकर अंतरा गुस्से से कहती है, होगे तुम कहीं के राजा, पर मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, तुम्हारी बीवी हूँ। तुम किंग हो तो मैं भी क्वीन हूँ। उसकी बातें सुनकर अभियुक्त कसकर उसके होठों को चूम लेता है और कहता है, अफ तुम्हारी ये सेक्सी बातें मुझे सेक्सुअली अट्रैक्ट करती हैं तुम पर, वैसे भी इतनी छोटी सी तो हो तुम। ये बोलकर वो उसके छोटे हाथ को अपने बड़े हाथ में पकड़ लेता है और उसे फिर से लिटाकर उसके ऊपर आ जाता है। अंतरा गुस्से में आ जाती है और गुस्से से उसके सीने पर मुक्का मारने लगती है, पर इससे अभियुक्त को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उल्टा वो मुस्कुरा रहा था। वो मुस्कुराते हुए उसके छोटे छोटे हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ लेता है और ऊपर करके उसके सीने को देखते हुए कहता है, तुम्हारी ये खूबसूरती सब मेरी वजह से ही है। शादी के बाद तुम और भी खूबसूरत हो चुकी हो मेरे प्यार की वजह से। सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, सेक्सी और हॉट फायर भी हो चुकी हो तुम। ये बोलते हुए वह एक आंख मार देता है अंतर को और अंतरा गुस्से से बस उसे देखती रहती है, क्योंकि इसके अलावा वह कुछ नहीं कर पा रही थी। अभी न जाने क्यों उसकी इतनी शक्ति इस आदमी के सामने गायब हो जाती है और उसकी सारी हिम्मत जवाब देने लगती है। उसे लगता है कि वह दुनिया से लड़ जाए, पर इससे नहीं लड़ पाएगी। पर उसे इससे भी लड़ना है, वह ये भूल नहीं सकती। इधर अभियुक्त बेहद प्यार से उसके पूरे बदन को छूते हुए उसके नाक को पिंक करता है और कहता है, आई नो बेबी एप्पल, तुम बहुत ज्यादा एंजॉय करती हो मेरे साथ, मे बी इवन मोर देन मी। ये सुनकर अंतरा गुस्से से उसके बालों को पकड़ लेती है और कहती है, भैंस की टांग, जानवर कहीं के, हटो मेरे ऊपर से। ऐसा कुछ नहीं है, तुम एक पागल हो, जानवर बन जाते हो। ये सुनकर वो मुस्कुराते हुए कहता है, भूलो मत जान, तुम भी जानवर के ही बच्चों की माँ हो, तो एक तरह से तुम्हारे बच्चे भी। ये सुनकर अंतरा उसके मुंह पर हाथ रख देती है और गुस्से से कहती है, कितने बेशर्म घटिया आदमी हो तुम, अपने बच्चों को ही ऐसा बोल रहे हो। ये सुनकर वो हंसते हुए कहता है, अब इसमें घबराने वाली क्या ही बात है, अगर मैं जानवर हूं तो मेरे बच्चे। अंतरा फिर से उसके मुंह पर हाथ रख देती है और कहती है, कुछ मत बोलो, मुझे सुननी ही नहीं है तुम्हारी बातें, चुप रहो तुम। ये सुनकर वो और भी जोर से हंसते हुए कहता है, नहीं तो मैं चुप नहीं रहने वाला हूँ, तुम्हारे बातों का जवाब ही तो तुम्हें दे रहा हूँ। अगर जवाब नहीं दूं तो तुम परेशान नहीं हो जाओगी। ये सुनकर अंतरा गुस्से से बस उसे देखती ही रह जाती है और तभी उसके मुंह से हल्की सी सिसकी निकल जाती है, क्योंकि अभियुक्त फिर से उसके अंदर समा गया था। दूसरी तरफ दोनों ही बच्चे सो रहे थे।
बहुत ही ज्यादा आराम से। उनकी नींद काफी गहरी थी। अगर कोई मर भी रहा हो तो भी उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, वे उठेंगे नहीं। उनकी नींद इतनी ज्यादा गहरी है, ये बात अंतरा को अच्छे से पता है। दूसरी तरफ सेजल अपने कमरे के बाहर कॉरिडोर में टहल रही थी। उसने सफेद नाइट गाउन पहना हुआ था और उसके बाल खुले हुए थे। वह काफी प्यारी लग रही थी और उसका पेट थोड़ा बढ़ चुका था, जो अब दिखने लगा था। वो अपने पेट पर हाथ रखकर गुस्से से कहती है, अगर नहीं आना था तो इसकी जरूरत भी क्या थी। अब ये झमेला मेरे सर पर आ गया है। एक तो ये दर्द, मैंने बस बदले के लिए तुमसे शादी की है। तुम्हारे पूरे खानदान को मैं बर्बाद कर दूंगी और अपनी मम्मी पापा की मौत का बदला लूंगी। याद है मुझे वह दिन, जिस दिन तुमने मेरे मम्मी पापा को मार डाला था मेरी आंखों के सामने। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगी। ये बोलकर वो गुस्से में बड़े से विंडो के पास चली जाती है और बाहर के नज़ारे को देखने लगती है। तभी उसका फोन बजता है। वह हैरान हो जाती है इतने दिनों बाद अपने फोन पर इस नंबर को देखकर। उसके फोन पर वही नंबर शो कर रहा था जिसे वो कब से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, पर वो पकड़ में नहीं आ रहा था। और आज इतने महीने बाद उसे कॉल किया है। वो तुरंत फोन उठा लेती है और दूसरी तरफ से किसी की गहरी आवाज सुनाई देती है, मैं कल आ रहा हूँ। अगले दिन सुबह अंतरा अपने बच्चों को लेकर उसी जगह पहुंच चुकी थी जहां वॉस था। वहां पहुंचकर वो आस पास देखती है। आज उसने व्हाइट क्रॉप टॉप और सफेद जीन्स पहन रखा है और सिर पर धूप से बचने के लिए हैट लगा रखा है। उसके हाथ में उसका फावड़ा है और दोनों बच्चे उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं। वो दोनों बच्चों को एक नज़र देखती है और आगे बढ़ जाती है। आसपास देखते हुए उसकी नज़र एक बड़े पुराने और मोटे पेड़ पर जाती है जो काफी ऊंचा और घना है। यह एक सेब का पेड़ है जिसके चारों ओर पत्तियां फैली हुई हैं और उस पर बहुत सारे सेब लटके हुए हैं। बच्चे सेब देखकर उछलने लगते हैं और तोड़ने के लिए मचलते हैं, लेकिन सेब काफी ऊंचाई पर है क्योंकि इस पेड़ में टहनियां नहीं है। पेड़ ऊपर से गोल छतरी जैसा है और नीचे एक लंबा तना है। अंतरा भी उन सेबों को तोड़ नहीं सकती, पर उसे कुछ और दिखाई देता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसे पेड़ के नीचे कुछ चमकता हुआ नजर आता है। उसे एक स्कैवर बॉक्स दिखाई देता है। वो मन ही मन सोचती है, यह क्या हो सकता है, मुझे यहाँ पर इसे खोजना चाहिए। ये सोचकर वो खोदना शुरू कर देती है। कुछ देर खोदने के बाद अचानक उसे कुछ महसूस होता है। वो फावड़ा फेंककर बच्चों को बुलाती है। दोनों बच्चे तुरंत उसके पास आ जाते हैं। अंतरा उनके हाथों में दस्ताने पहनाती है और खुद भी पहन लेती है, फिर अपने हाथों से खोदने लगती है। वो तीनों मिलकर जल्दी से खोदते हैं और मिट्टी में ढका एक स्कैवर बॉक्स निकालते हैं। अंतरा उस बॉक्स को ध्यान से देखती है और जल्दी से एक लिक्विड निकालकर उस पर डालती है। फिर वो उसे अच्छे से साफ करती है। यह एक चमकदार कांच का बॉक्स है जिसके अंदर काफी सारे चमकदार पत्थर हैं। ये सिर्फ एक बॉक्स नहीं है, बल्कि एक प्रकार का पत्थर ही है जो अजीब सा दिख रहा है। वो खुशी के मारे उसे गले से लगा लेती है और जल्दी से इसे अच्छे से पैक करके गाड़ी में रखकर आ जाती है। बॉक्स काफी भारी है जिससे अंतरा को काफी थकान महसूस होती है। उसे आराम की बहुत जरूरत महसूस हो रही है क्योंकि आज उसने काफी ताकत का इस्तेमाल कर लिया है। पर बच्चों को ताजे सेब खाने थे। बच्चे जिद करने लगते हैं कि उन्हें सेब चाहिए। अंतरा बच्चों की बात सुनकर चाहकर भी उठ जाती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतने ऊंचे सेब कैसे तोड़े। वो चलने लगती है कि तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो पीछे मुड़कर देखती है और किसी से टकरा जाती है, जिससे उसकी नाक में चोट लग जाती है। वो गुस्से में ऊपर देखती है तो सामने वही शख्स खड़ा होता है जिसने आसानी से एक सेब तोड़ लिया था और झुककर अपने बेटे को दे दिया था। फिर उसने एक और सेब तोड़कर उसकी बेटी को भी दे दिया। ये देखकर अंतरा गुस्से से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो कॉलेज में होना चाहिए था ना? ये सुनकर वो अंतरा की कमर को एक हाथ से पकड़ लेता है और कहता है, अरे सोचा थोड़ा अपने बच्चों के साथ समय बिताऊं। बेचारे मेरे बच्चे मेरे साथ रहना चाहते हैं पर मैं उन्हें समय नहीं दे पाता। ये सुनकर अंतरा गुस्से से कहती है, कोई जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। वो मुस्कुराते हुए कहता है, वैसे तुम कहना क्या चाहती हो और इतनी कमजोर क्यों लग रही हो? अगर तुम इतनी कमजोर हो गई तो रात में मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाओगी। ये सुनते ही अंतरा गुस्से में उसके मुंह पर हाथ रख देती है और कहती है, पागल आदमी, ऐसी अजीबो गरीब बातें बंद करो, नहीं तो मार दूंगी तुम्हें। फिर वो बच्चों की ओर देखती है जो खुशी खुशी सेब खा रहे थे। सेब काफी मीठे, रसीले और बड़े बड़े थे
और बच्चों को खाने में खूब मजा आ रहा था। उनका पूरा ध्यान बस सेब खाने पर था। उन्हें देखकर अंतरा हैरान हो जाती है और एक सेब को देखने लगती है। उसका भी मन करता है कि वह इसे खाए। ये देखकर वो शख्स एक और सेब तोड़ देता है और अंतरा उसे पकड़कर खाने लगती है। सेब वाकई बहुत मीठा था। ये देखकर व्यक्ति कहता है, काफी मीठा है ना? ये सुनकर अंतरा मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, बहुत ज्यादा मीठा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो खुशी से सेब खाने लगती है। अंतरा को इतना खुश देखकर व्यक्ति मुस्कुराता है और कहता है, मेरा भी मन कर रहा है खाने का। ये सुनकर अंतरा कहती है, तो तोड़कर खा लो, इसमें कौन सी परेशानी है? ये सुनकर वो शख्स उसके होठों की ओर ध्यान से देखता है और कहता है, पर मेरा मन तो कुछ और खाने का कर रहा है। ये कहते ही वो अंतरा की कमर को पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है और पागलों की तरह उसके होठों को चूमने लगता है। उसके कान में धीरे से कहता है, आई लव ईटिंग योर लिप्स। ये सुनकर अंतरा के गाल लाल हो जाते हैं। वो गुस्से में उसे धक्का देकर बच्चों के पास चली जाती है और कहती है, चलो बच्चे, घर चलते हैं। बच्चों ने अपना अपना सेब खा लिया था और उन्हें और खाने का मन कर रहा था। अंतरा कहती है, थोड़े और सेब तोड़ दो, बच्चों को और चाहिए। ये सुनकर वो शख्स और भी सेब तोड़कर बच्चों को दे देता है। बच्चों के हाथ सेब से भर जाते हैं, फिर भी वे और सेब लेना चाहते थे। जिसे देखकर अंतरा कहती है, अब इतने ही ठीक है, इससे ज्यादा नहीं खा पाओगे। वैसे भी अगर इससे ज्यादा ले लिया तो इन पक्षियों का खाना कम हो जाएगा और तुम लोग इसे बर्बाद कर दोगे। इससे अच्छा है कि इतना ही ले लो। पर बच्चे मानते ही नहीं। लास्ट में अभियुक्त को और सेब तोड़ने पड़ते हैं। काफी सारे सेब तोड़कर वो लोग उन्हें गाड़ी में रख देते हैं। उधर अंतरा काफी थक चुकी है और उसे आराम की जरूरत है, पर उसे नहीं लगता कि घर पहुंचने पर अभियुक्त उसे आराम करने देगा। उसका हवसी पति उसे बहुत ज्यादा परेशान करेगा। ये सोचकर ही वो परेशान हो जाती है। पर अब परेशान होने से भी क्या होगा? वो अच्छे से जानती है कि उसका पति ऐसा ही है और उसे आराम नहीं करने देगा। ये सोचकर वो बेबसी से अभियुक्त को देखती है और कहती है, क्या तुम मुझे घर पहुंचने पर आराम नहीं करने दोगे? अभियुक्त उससे पीछे से गले लगाता है, उसके गाल को चूम लेता है और कहता है, तुम दिन ब दिन समझदार होते जा रहे हो, सच में। ये सुनकर अंतरा उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, सच सच बताओ। अभियुक्त मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, मेरा मन तो अभी यहीं पर ही शुरू करने का हो रहा है, पर बच्चे हैं ना, इसलिए मैं खुद को कंट्रोल कर रहा हूं, पर बाद में मैं खुद को कंट्रोल नहीं करने वाला हूं। ये सुनकर अंतरा को गुस्सा आता है और वह मन ही मन सोचती है, एक दिन तुम्हारी हवस निकालोगी। ये कहकर वह गुस्से में मुंह बना लेती है। फिर वह अभियुक्त के सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का देती है और गुस्से से कहती है, चलो अब यहाँ से जाओ। अभियुक्त दोनों बच्चों को गोद में उठाता है, उन्हें गाड़ी में बिठाकर बेबी सीट पर सीट बेल्ट पहनाता है। अंतरा भी गाड़ी में बैठ जाती है। अभियुक्त भी उसके साथ बैठता है और उनका असिस्टेंट ड्राइव करने लगता है। गाड़ी में बैठकर अंतरा कुछ सोचते हुए अभियुक्त को देखती है और बोलती है, तुम यहाँ पर कैसे आए? तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ आए हैं? ये सुनकर अभियुक्त उसकी कमर को सहलाते हुए कहता है, ये बहुत आसान है। तुम जिस ड्राइवर के साथ आए हो ना, वह मेरा ही आदमी है। ये सुनकर अंतरा दांत पीसते हुए गुस्से से कहती है, क्या तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ सकते? अभियुक्त उसकी बात सुनकर बस मुस्कुराता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।